नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली की, देश के दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। चुनावी प्रचार का शोर अब थम गया है। अब कैंपेनिंग होगी डोर टू डोर और 36 घंटे बाद, 1.5 दिन बाद बटन दबाने का सिलसिला भी होगा। 5 तारीख को ईवीएम में राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी और यह फैसला भी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। अब त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में और जो शोर हमें सुनाई दिया महीना 1.5 महीना, उसमें एक बात साफ कि यह केजरीवाल केंद्रित चुनाव था। आम आदमी पार्टी जीतती है तो वो केजरीवाल की वजह से कि भरोसा, कॉन्फिडेंस कायम रखा लोगों ने, दिल्ली की जनता ने। आम आदमी पार्टी हारती है तो अरविंद केजरीवाल में अविश्वास प्रस्ताव जाहिर कर दिया दिल्ली वासियों ने। एक बात यह तो साफ हो रही है, जैसा पिछली 3 बार से लोकसभा के चुनाव मोदी केंद्रित होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द लड़े जाते हैं, यह चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है रेवड़ियां। तू डाल डाल में पात पात, द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई थी, लेकिन एक अननोन वेरिएबल भी आ गया जिसका हमें पता नहीं कितना बड़ा असर होगा। अभी 2 दिन पहले जो बजट आया उसमें मिडिल क्लास की तथाकथित जो बल्ले बल्ले की गई, 12 लाख रुपए तक की आमदनी है, यानी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है महीने की, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह दिल्ली में कैसे अनफोल्ड करता है, दिल्ली वासी इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 25,000 रुपए का फायदा दे रहा हूं हर महीने आप लोगों को, और यहां पर जो बल्ले बल्ले हो गई है, बम बम हो गई है मिडिल क्लास की, उसके असरात क्या होंगे और मिडिल क्लास में वो कितना हिस्सा है? पीएलएफएस के आंकड़े अगर हम देखें तो 33 लाख सैलरीड क्लास है, इसमें निजी क्षेत्र भी, सरकारी क्षेत्र भी आ जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सबसे अहम बात, और कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा, आप भी भौचक्के रह जाएंगे। यह जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो सब लोग कह रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का तो बेड़ा गर्क कर देगी, नैया डुबो देगी। ऐसा है भी क्या? 2020 के चुनाव हमें क्या बताते हैं, 2015 के चुनाव और 2013 के, इस पर खास निगाह रहने वाली है। तो आप अपनी राय, सुझाव और अपने सवाल भेजिए। तो दिल्ली में थम गया है चुनावी शोर और अब बटन दबाने की बारी आ गई है। डोर टू डोर कैंपेनिंग तो होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है विश्लेषण किया जाए। थमा चुनावी शोर तो किसमें कितना जोर। और इस चुनाव में एक बात खास रही, यह चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही लड़ा गया। बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया, केजरीवाल ने भी अपनी साख दांव पर लगा दी है, और कांग्रेस पार्टी जो ये मुकाबला त्रिकोणीय है इस बार, और कांग्रेस कुछ जान दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम साथ साथ हैं का राग अलापा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब अलग अलग लड़ रहे हैं और अच्छी खासी तलखी भी देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल, फ्रॉड किंग और न जाने किन किन संज्ञाओं से नवाजा कांग्रेस ने। बीजेपी तो हमलावर थी ही। तो केजरीवाल सेंट्रल फिगर इस चुनाव के। दूसरी बारी जो आई, या दूसरी बात जो बड़ी उभरकर सामने आई, वो रेवड़ियां, फ्री का चंदन जो बांटा गया और अब तक बांटा जा रहा है, वादे इरादों की झड़ी लगा दी। और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो वादे किए जा रहे हैं, जो पैसे बांटे जा रहे हैं, जो सीधी सीधी रिश्वत दी जा रही है चुनावी घोषणा पत्र के जरिए, मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जनता किस पर भरोसा करेगी? जो पहले से ही दे रहा है। जो भी सत्ताधारी दल होता है उसको एक इनहेरेंट एडवांटेज होती है, जो हेमंत सोरेन ने भी उठाई, जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उठाई महाराष्ट्र में।
और तीसरा, जो अभी हाल में बजट आया तो इसमें मिडिल क्लास की जो बल्ले बल्ले कर दी गई, बम बम, 12 लाख रुपए सालाना आमदनी तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो महंगाई से, बेरोजगारी से जो परेशान मुहाल था मध्यम वर्ग, नींबू बना हुआ था, निचोड़ा जा रहा था लगातार। टैक्स की ऐसी मार, बकरा किस्तों पर थे, लगातार हलाल किए जा रहे थे। अब वो सांस ले रहे हैं। उनके सांस लेने में क्या बीजेपी में सांस आ जाएगी और दम निकल जाएगा आम आदमी पार्टी का? यह भी अपने आप में सवाल है। अरविंद केजरीवाल 25,000 रुपए गिनवा रहे हैं, मैं दे रहा हूं फायदा। यहां मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास है कितनी, यह आंकड़ा मैंने आपको बताया था। 5% लोग तो टैक्स भरते हैं, उसमें भी 7 लाख रुपए पहले भी उसमें टैक्स कोई देना नहीं था। तो वो गणित है या जो बताया जाता है उसको आदमी वैसे के वैसे स्वीकार ले, इंटरनलाइज कर ले, वो कोशिश बीजेपी करेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स ना लगे। यह प्रस्ताव पहले से ही दे दिया था। यह मेरे दबाव के चलते बीजेपी को ऐसा बोनांजा देना पड़ा, यह सौगात देनी पड़ी। पर इन सब के बीच इस पर बहुत चर्चा हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का 8 तारीख को जो तय होगा, जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उसमें दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन तय करेगा कि किसकी सत्ता बनती है, वो ताज किसके सर पहनाया जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? 15 साल तक, 2013 आम आदमी पार्टी के आगमन से पहले 15 साल तक लगातार कांग्रेस का राज था। बीजेपी के तो 27 साल हो चुके हैं वनवास काटते हुए। सत्ता से बेदखल हो गई थी 1998 में और उसके बाद से फिर से सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है। और इसमें जब बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई होती थी, अब बीजेपी की स्थिति समझिए। बीजेपी का जो वोट शेयर है 32 से 38% वो लगातार लेती आ रही है। 38 से ऊपर नहीं जाता, 32 से नीचे नहीं जाता। तो एक बंधा बंधाया, मोटा मोटा मैं कहूं, हर 3 दिल्ली वासियों में से 1 दिल्ली वासी बीजेपी का पक्का वोटर है, लॉयल, पूरा भरोसेमंद। पहले वो कांग्रेस की तरफ झुका, बीजेपी उससे आगे नहीं जा पाती थी तो कांग्रेस की सरकारें बन रही थी। फिर 2013 में क्या हुआ? 2013 में कांग्रेस जो 40% से ऊपर का वोट बैंक ले रही थी, 50 तक भी छूती दिखी थी, वो 24.6% पर आ गई 2013 में। और आम आदमी पार्टी वो आ गई 29.5% पर। बीजेपी 33.1% थी। त्रिशंकु विधानसभा हुई, वो 36 का बहुमत का जो आंकड़ा है, 70 की विधानसभा है, वो किसी को नहीं मिले। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी 31 के साथ, 28 आम आदमी पार्टी और 8 कांग्रेस, दोनों साथ आए, सत्ता हुई, वो थोड़े दिन के लिए चली। 2015 में फिर से चुनाव हुए। अब 2015 का आंकड़ा देखिए, फिर से पीसीआर परसेंटेजेस दिखाइए 2015 की। कांग्रेस आ गई 9.25% पर, बीजेपी 32.25, थोड़ा सा कम आई 2013 के मुकाबले। आम आदमी पार्टी 54% पर कूद गई, सारा कांग्रेस का वोट उठा लिया। और 2020 में आम आदमी पार्टी वही 54% के आसपास रही, कांग्रेस और घट गई, 5-5.25% का गोता और लिया, 4.25% पर आ गई। तो जो ये कांग्रेस से वोट छिटका वो गया बीजेपी के पास, बीजेपी 38.5 पर आ गई।
तो इस बार अगर कांग्रेस बिल्कुल खत्म होती है तो ही बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस अगर 9-10% लेकर जाती है तो बीजेपी के लिए क्या मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम जितने एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, और परंपरागत एक कॉमन सेंस की जो बात थी, अरे भाई कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो बीजेपी का फायदा कर देगी। हम ये लगातार सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन डेटा कुछ और बता रहा है क्या, और खेल कुछ और हो रहा है क्या। और कांग्रेस के अंदर खाने से तो खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, कांग्रेस 15-17 सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है, और उसमें दलित और मुस्लिम वोट बैंक भी आ जाता है। और अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, 12 सीटें हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 65% तक भी है सीलमपुर में। इन 12 में से 11 आम आदमी पार्टी ने जीती 2020 में, एक बीजेपी के पास गई। यही हाल 2015 में भी था। और दलित वोट बैंक की बात करें, मुसलमान है 13%, दलित हैं 17%, और आरक्षित सीटें हैं 12। 12 की 12 आम आदमी पार्टी जीती 2020 में। और दलितों में कांग्रेस का वोट बैंक सिर्फ 6% पर सिमट गया 2020 में। मुसलमान वोट मिला 13%, आप ले गई 83, और 69% दलित भी ले गई। तो यहां सेंध मारी, इस पर निगाहें बीजेपी ने भी टिकाई हुई हैं क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, थमा चुनावी शोर, दिल्ली में किसका जोर, और किसका जोर में पार्टियों का भी जोर, और मुद्दे क्या थे या चेहरों का जोर था, यह मैं जानना चाहूंगा। अब हम पूरी समीक्षा करेंगे, और कांग्रेस मजबूत या कमजोर तय करेगी दिल्ली की बागडोर। चर्चा में मेरे साथ आज सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। एक और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राकेश शुक्ला स्टूडियो में मेरे साथ हैं। इस पैनल में सबसे युवा, तजर्बा इन्हें भी काफी है, आदेश रावल, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी से ही एक क्विक फायर राउंड से शुरू कर रहा हूं। विनोद, किसका जोर, चुनावी शोर तो थम गया, जोर किसका? केजरीवाल बड़ा मुद्दा रहा, या कोई मुद्दा है, या बजट है? आपके हिसाब से जोर, सबसे ज्यादा जोर किस चीज का दिखा? देखिए, ये रेफरेंडम है अरविंद केजरीवाल पे, उसकी शख्सियत पे, उसकी गवर्नेंस पे, और चूंकि वो उस पे रेफरेंडम है तो उसके साथ साथ इस बात पे भी रेफरेंडम है कि भारतीय जनता पार्टी जो अल्टरनेटिव ऑफर कर रही है, क्या वो सकारात्मक है, क्या वो क्रेडिबल है। देखिए, ये कहना कि एक ही आदमी पे रेफरेंडम हो रहा है, 3 बार तो बीजेपी पे रेफरेंडम हो गया। 3 बार दिल्ली ने बीजेपी को हराया, दिल्ली के केंद्र में बीजेपी जीती, लेकिन दिल्ली में हारी बीजेपी। तो देखना यह है कि इस बार बीजेपी जो है तीसरी बार कैन इट ब्रेस्ट द टेप मतलब जीत सकती है या आगे रह सकती है, हार सकती है। मतलब एक रेफरेंडम अरविंद पर भी है, और विश्वसनीयता और साख बीजेपी की भी लगी हुई है दांव पर। विनोद, यानी कि विनोद अग्निहोत्री, सबसे ज्यादा जोर किस बात का दिखा? चेहरे का, मुद्दे का, पार्टी का? देखिए, ये पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के ही इर्द गिर्द लड़ा गया है, और जो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल बनाते रहे, बीजेपी उसका बचाव करती रही। वो चाहे मिडिल क्लास का मुद्दा हो, चाहे रेवड़ियां देने का मुद्दा हो, और चाहे फिर आखिर आते आते जमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप हो, सब अरविंद केजरीवाल बोलते थे और बीजेपी उस पर रिएक्ट करती थी। तो कुल मिलाकर के भले कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने आपको आपदा कहकर करने की, लेकिन बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ा, कांग्रेस को रिएक्ट करना पड़ा अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए नैरेटिव पर। अब चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव चला या नहीं चला। जब एक तो शख्सियत केंद्रित चुनाव होते हैं तो एडवांटेज उस व्यक्ति को मिलता है, या एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है, जेल भी होकर आए हैं, तो परेशानी भी बन सकती है कि इतना केंद्रित हो गया केजरीवाल के इर्द गिर्द ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए? विनोद,
नहीं, देखिए, इसका ये बात सही है, जब चेहरे पर चुनाव होता है तो उसका फायदा मिलता है, लेकिन हम लोकसभा के चुनाव देख चुके हैं। पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर था, लेकिन नुकसान हुआ बीजेपी को, जो 303 से 240 पे आ गई। तो ये तय होता है कई बार कि चेहरे को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। जोखिम दोनों तरह का होता है चेहरे को लेकर के, या तो जोखिम उसका दोनों तरह एक्सेप्टेंस का है। होती है या रिजेक्शन ठीक होता है, अबे दुबे, है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जोर किस बात का दिखा? चेहरे का, मुद्दे का, रेवड़ी का? सबसे ज्यादा जोर तो रेवड़ियों का है, और उसके अंदर जो प्रतियोगिता है वो हम लोगों को साफ दिखाई पड़ रही है। और वो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर एक लाभार्थी मॉडल बनाया था। उस लाभार्थी मॉडल की काट कैसे की जाए, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लगा रही। पहली बात तो ओरिजिनल दूसरी डुप्लीकेट की भी लड़ाई है कि भाई दे कौन रहा था, और या दरअसल देने वाले पर से भरोसा थोड़ा हट गया इनकम्बेंट पार्टी जो होती है, सत्तारूढ़ दल जो होता है, वो फायदे की स्थिति में होता है, क्योंकि उसकी साख लोगों को पता होती है कि क्या है। बाकी लोग देंगे कि नहीं देंगे वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। हमेशा ही जो पार्टी दे रही है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। उस पर जो अंगूठा चढ़ा रहे थे ये 12 लाख तक टैक्स फ्री करके आमदनी को, क्या वो एक जवाब भी दिया है अरविंद केजरीवाल के नहीं, लिए? दिक्कत खड़ी कर दी है। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनका आकलन आज की तारीख में करना नामुमकिन है। नंबर एक, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का क्या, 8वें वेतन आयोग के बनाने का क्या असर पड़ा। नंबर दो, इनकम टैक्स में जो जबरदस्त रियायत मिली उसका क्या असर पड़ा। नंबर तीन, जो वोटर लिस्टों में हेरफेर हुआ है, अगर कहीं हुआ है तो उसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जानती क्या असर पड़ेगा। हेरफेर हो गया है जो नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, एक और खास बात करें, आपकी थीसिस ये है कि कांग्रेस अगर बहुत मजबूती से लड़ी, उस पर आते हैं अभी डिटेल में, ठीक पर है। पहले अभी मुद्दे की बात जी। कि जोर किस चीज का आपको सुनाई पड़ा? आप कह रहे हैं कि रेवड़ियों का जोर सबसे ज्यादा था। राकेश? देखिए, लाभ का चश्मा तो केजरीवाल जी ने ही लगाया, और जब आम मतदाता को लाभ का चश्मा लगाया तो आम मतदाता अब ये देख रहा है कि लाभ कौन दे सकता है और किसका लाभ ज़्यादा लाभकारी है। तो उसमें देखिए तो कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि 25,000 रुपये जो आपको महीने का फ़ायदा होता है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बंद हो जाएगा। हाँ। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गुणा गणित लगाया जा रहा है, जो गणित केजरीवाल जी दे रहे हैं उसी गणित को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको 35,000 का फायदा होगा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो एक प्रतिस्पर्धा फायदा पहुंचाने की हो रही है, और उस फायदा जैसे जरूरतमंदों को पीजी से केजी से पीजी तक आप मुफ्त में शिक्षा देंगे, तो अब वो आम आदमी पार्टी कहने लगी देखिए जरूरतमंद शब्द डाल दिया, आप मुफ्त शिक्षा हटा देंगे। दूसरा जो अभी ये बात हो रही थी कि नैरेटिव बनाते हैं केजरीवाल जी, इस चुनाव में केजरीवाल जी नैरेटिव बनाते थे और कई बार उन्हें दूसरे के नैरेटिव पे जवाब देने के लिए मैदान में उतरना पड़ता था। दो चुनाव मैंने देखा, दो चुनाव में केजरीवाल जी जो कहें खाता ना बही, केजरीवाल जो कहें वही सही। 15 और 20 में वो जो कहते थे उसकी सफाई देने में दम निकल जाता था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जी को भी सफाई देनी पड़ रही है। सफाई देनी पड़ रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी, एक नाराजगी भी दिखाई दे रही है क्या? विजय, आपको जोर किस बात पर दिखा ज्यादा? संदीप जी, यदि फ्रीबीज का चुनाव होता, अगर हुआ, क्योंकि फ्रीबीज सबसे बड़ा इशू रहा इस पूरे चुनाव में, लेकिन फ्रीबीज का यदि चुनाव पर बहुत बड़ा असर रहा या वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, तो अरविंद केजरीवाल जी के पास आज की तारीख में भी एज है। फ्री बीज में अब भी आम आदमी पार्टी ऊपर है, और उसका जो वोट बैंक है 30% 35% फ्री बीज को, लाभार्थी को, वो उसके साथ मोटे तौर पर इंटैक्ट है। लेकिन फ्री बीज प्लस अरविंद केजरीवाल जी की शख्सियत, जो आपने कहा कि चेहरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल। तो चेहरे जो है अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता कितनी बची है, ये और फ्री बीज मिलकर चुनाव तय करेंगे। फ्री बीज पर केवल हुआ तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन विश्वसनीयता, यदि उसका विश्वसनीयता का मतलब जो मिडिल क्लास वोटर जो उनके साथ था, या उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 38% होता है, 35% होता है, और वो लोकसभा में 52% पर पहुंच जाता है, तो वो 52% जो वोट है, मतलब 16% जो वोट है, वो अरविंद केजरीवाल का वोट क्या बीजेपी के पास शिफ्ट होता है, क्या वो मिडिल क्लास अरविंद केजरीवाल से जाता है? मुझे लगता है मिडिल क्लास और कांग्रेस इस चुनाव को तय करेगी। कांग्रेस, अब कांग्रेस को इतने सालों से कवर कर रहे हैं आदेश अब आते हैं कांग्रेस के सवाल पर। एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की मजबूती या कमजोरी। अब कांग्रेस ताल भी ठोक रही है, वो थीम सॉन्ग लॉन्च किया
तो डांस भी करके दिखा रहे हैं नेता, सीटी भी बजा रहे हैं, पर मजबूती की ये रणनीति बीच में 5 दिन नाराज होकर गायब भी हो जाते हैं राहुल गांधी। पहले तो वो पदयात्रा करने वाले थे, पदयात्रा कभी हुई नहीं क्योंकि वो ढंग का रोड मैप शायद दिया नहीं गया, वो रणनीति वैसी नहीं बनी। पर अब फिर से एक जान लगाती जो कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस की रणनीति क्या है? संदीप जी देखिए, राहुल गांधी ये चाहते थे कि लगभग 15 से 18 सीटों पे एक पदयात्रा निकाल लें और कांग्रेस पार्टी पूरा बैंक कर रही थी मुसलमान और दलित वोट के ऊपर। उनको लगता था कि अगर ये वोट बैंक हमारे पास वापस आएगा तो वो लगभग 12% वोट शेयर ओवरऑल और 20 सीटों पे लगभग 25% वोट शेयर हासिल करने की उनकी योजना थी। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी इस पदयात्रा की, वो उस प्लान नहीं बना पाए और एक जूम मीटिंग में राहुल गांधी ने काफ़ी फटकार लगाई और उस जूम मीटिंग से अपने आप को लॉग आउट कर लिया था। उसके लगभग 6 दिन के बाद मऊ में 27 तारीख को रैली हुई मध्य प्रदेश में, जिसका नाम जय भीम जय संविधान रखा गया था, और 28 तारीख को फिर दूसरी रैली राहुल गांधी की दिल्ली में हुई। तो वो एक काफ़ी दिन बीत गए। अगर उन दिनों में यात्रा होती तो शायद आज कांग्रेस पार्टी और मजबूत स्थिति में होती। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी सीधी सीधी ये है कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है और अपना वोट हासिल करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ती है वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाती है। इसके 3 उदाहरण है, पंजाब, दिल्ली और गुजरात। गुजरात में आज जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है 2017 के मुकाबले, तब से लेके और अब तक आप देखेंगे तो सारा वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो कब तक इंडिया अलायंस या यूपीए के साथियों को बचाकर और बीजेपी को रोकने के नाम पर कांग्रेस खुद हारती रहेगी, ये मंजूर नहीं है। अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। तो चेंज मतलब करी। 15-17 सीटों पर संदीप जी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, चाहे उससे बीजेपी का फायदा हो। कांग्रेस को उसकी परवाह नहीं, कांग्रेस को अपनी साख, अपनी जड़ें और मजबूत करनी है। मोटी मोटी कहानी ये है। बिल्कुल मोटी मोटी कहानी यही है। बस मोटी मोटी नहीं, सारी कहानी यही है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारें, उसके बदले में जो जीतता है वो जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपना घर मजबूत करना है। जो बिखर गया है, जो पिछले 2 टर्म से उनकी जीरो आ रही है, उसको ठीक करना है और किसी भी तरीके से अपना वोट शेयर 4.5% से बढ़ाकर 12 से 15% पर लेके जाना है। ये उनका टारगेट है और इसी पे कांग्रेस पार्टी पूरा और स्पेसिफिक सीट्स को लेकर भाई कितना वोट की तादाद कितनी वो टारगेट कर रहे हैं कुछ सीटों पर? देखिए, लगभग टारगेट ये है कि इन सीटों पे कम से कम 10,000 से ऊपर 12, 15, 14, 20, 25, 30 तक, क्योंकि डाटा ये बताता है कि पिछला जो चुनाव लड़े गए हैं उसमें इतना वोट कांग्रेस कैंडिडेट्स को आया है, लेकिन इस बार की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से 15 से 20,000 वोट ये जो टारगेटेड सीट है इनमें हासिल कर लें। जो तो इसमें एक थोड़ा सा जो हमने रिसर्च की है आदेश कि 15 सीटों पर वो 10,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर। अब पिछली दफा 2020 में 8 सीटें थी कांग्रेस ने जहां पर 10,000 से ज्यादा वोट ली। इनमें लगभग 4 ही मान लीजिए, क्योंकि एक में 19,000 वोट भी ली थी, तो 4 सीटें 20,000 भी पार कर गई थी। लेकिन इन 8 सीटों में से त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी एक ही सीट जीत पाई। और हम थोड़ा और पीछे गए, 2015 में कांग्रेस 36 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट पाती है। इनमें 11 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट, और इन 36 में से 2 ही सीट बीजेपी जीत पाती है। तो मतलब अगर कांग्रेस या तो 24-25% वोट ले, या दरअसल बिल्कुल गर्त में पहुंच जाए, 4%, 3%, 2%, डायरेक्ट फाइट में ही या तो बीजेपी को फायदा होता है, या ट्रायंगुलर फाइट हो, बराबर की तीनों टक्कर दें तो बीजेपी को एडवांटेज होता है। इंपेरिकल डेटा ये कह रहा है। नहीं, आपकी बात सही है। आपकी बात सही है। जो आपने डेटा दिया 2015 का, 2020 का, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन इन 2 चुनावों में 15 और 20 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये पहला चुनाव है पिछले 11 साल के राजनीतिक सफर में अरविंद केजरीवाल के सामने कि जहां वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सीटें चेंज करी, इसलिए टिकटें काटी भी। 23 विधायकों की टिकटें काटी, सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसमें फंस भी जाते हैं।
हाँ हाँ, तो ये इसका मतलब ये है, अगर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि टिकटें काटनी पड़ी, सीटें चेंज करनी पड़ी। आपके जो सबसे नजदीकी आदमी है मनीष सिसोदिया, और आपने उनकी भी सीट चेंज कर दी। यानी आपको भी इस बात का अंदाजा है कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब आपका जो सबसे पहला सवाल था ना, जो आप बाकी मेहमानों से पूछ रहे थे, दरअसल ये लिटमस टेस्ट है दो लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अरविंद केजरीवाल का। जब आप मुझसे आज मुझे आप कहते हैं कि मैं सबसे युवा पैनलिस्ट हूँ आपके शो में, जब 10 साल बाद 15 साल बाद आप मुझे वरिष्ठ कहेंगे और सवाल पूछेंगे कि बताइए दिल्ली के बारे में, तो मैं आपको यह बात जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार देश जीता लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी उस इतिहास के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो अपना इतिहास खुद लिख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाद में पता नहीं कोई इसमें सहयोग करेगा या नहीं करेगा, मायावती की तरह है। अरविंद केजरीवाल के सामने लिटमस टेस्ट ये है कि पहली बार उनके ऊपर आरोप लगे घोटाले के, शराब घोटाले के, पैसे के, ठीक है, शीश महल के, जो कि अरविंद केजरीवाल एक राजनीति बदलने आए थे। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने उम्मीद जगाई थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं है, वो एक छोटी कार में चलेंगे, छोटे घर में रहेंगे। वो सारे परसेप्शन उन्होंने तोड़ दिए। तो जनता उन्हें ऐसा मानती है, मतलब जनता ने अगर जिता दिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो उनको करप्ट नहीं मान रही है, वो उनको शीश महल से दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों लोगों का लिटमस टेस्ट है अरविंद बहुत वैलिड का पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड बल्कि करना चाह रहे हैं आबे दुबे। आदेश, एक सेकंड। आदेश की बात पे नहीं, लेकिन उसी से जुड़ी हुई बात है। मैं सब साथियों से ये जानना चाहूंगा, वो मेरा भी ज्ञानवर्धन करें, इस बार चुनाव अपने आखिरी दिनों में सांप्रदायिक क्यों नहीं हुआ? पिछली बार शाहीन बाग के मसले के ऊपर खुली नंगी सांप्रदायिक प्रचार की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने चलाई थी। इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि यही होगा, आशंका थी, लेकिन इस बार नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण मेरी निगाह में यह आता है, भाजपा भी चाहती है कि किसी भी तरीके से जो दिल्ली का ये मुसलमान मतदाता हैं उनका ध्रुवीकरण ना हो। अगर वो सांप्रदायिक मुहिम चलाती जम के, जिसके बहुत सारे मौके उनके पास थे, तो वो फिर अरविंद केजरीवाल के ध्रुव पे सारे के सारे मुसलमान मतदाता चले जाने का भाजपा को अंदेशा था। इसलिए सांप्रदायिक मसले पर भाजपा मुलायम रही। आप कह रहे हैं रणनीतिक तौर पर भाजपा भी चाहती है कि कांग्रेस थोड़ी मजबूती, कांग्रेस कम से कम ऐसी जगहों पे मुसलमानों के मसले में मजबूती से लड़े ताकि वो वोट उनके काट ले। थोड़े से आम आदमी कटेंगे कि नहीं कटेंगे वो अलग बात है। भाजपा की मेरे ख्याल में रणनीति है। जो हमारे पास डेटा है उसमें तो ये दिख रहा है कि या तो कांग्रेस 20% से ऊपर जाएगी तो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी, बीजेपी का फायदा, या जैसे 4% पर रह गई तो 8 सीटें आई बीजेपी की। जब वो 9% पर थी तो बीजेपी के पल्ले हाथ 3 ही सीटें आई, और दोबारा से 9-10% पर ही कांग्रेस अगर आती दिखे तो ये तो एडवांटेज आम आदमी पार्टी होता दिख रहा है। तो जैसा कि आदेश कह रहे थे कि इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सवाल ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट किसके ध्रुव पर जाएगा? कांग्रेस कुछ ना कुछ तो वोट काटेगी। वो 4.25% काटती है, 8% काटती है, 9% काटती है, 12% तो वो काटती क्या है, ये वो वोट बैंक होगा जो कांग्रेस। दरअसल आम आदमी पार्टी से छिटक कर जाना तो चाहिए था बीजेपी में, पर कांग्रेस मजबूती लेगी कहीं तो वो कांग्रेस बीच में हथियार लेगी उसे। राकेश, देखिए, यदि पूरा समीकरण देखें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो दिल्ली का एक बड़ा वर्ग है वो ईमानदार चेहरा मान के नरेंद्र मोदी को वोट करता है और वो वोट परसेंटेज पहुंचता है 54। विधानसभा चुनाव में वही वोटर अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदार चेहरा मान के वोट करता है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदार चेहरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उसको नहीं दिखता। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से शुरू, अरविंद केजरीवाल पे खत्म। अरविंद केजरीवाल ही सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार बीजेपी का भी वही हाल है ना। नहीं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चेहरा कौन है? इस बार अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे खरोंच है, और ये अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं। इसलिए सारी सीटों के साथ साथ उनको नई दिल्ली सीट पे भी मेहनत करनी पड़ रही। उनको लग रहा है कि नई दिल्ली सीट भी हमारी खतरे में है। उनको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज खतरे में थी। पिछली बार रविंद्र नेगी बहुत मजबूती से लड़े, 3000 वोटों का अंतर था। इस बार उनको सुरक्षित सीट पे भेजा गया जंगपुरा। उनको अंदाजा नहीं था कि जंगपुरा सीट भी फंस सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां एक फिर से परिवार को उतार दिया है, ताजदार बब्बर के बेटे को, जो बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस वास्तव में 10-12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का परिवार
मजबूती से लड़ रहा है। नहीं, पर और वो उनकी- मजबूती बीजेपी पर भारी तो ना पड़ जाए, मेरा सवाल ये है। हम पारंपरिक जो अभी तक सोच लगाए बैठे थे, अध्ययन रिसर्च करने के बाद आंकड़े तो कुछ और बता रहे। देखिए, यदि पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो 2013 में बाबतपुर सीट से आपके गोपाल राय हार जाते हैं चुनाव। 15 में 20,000 वोट से जीतते हैं, लेकिन 2020 का चुनाव वो बामुश्किल 2-4 हजार वोट से जीतते हैं। तो होता ये है कि यदि 54% वोट को आप दो भागों में डिवाइड करिए, हम ये मान लें कि 6% भी कांग्रेस ले गई तो उसका परसेंटेज 10 हुआ। तो क्या 3% वोट जो 4% पिछली बार ले गई थी भाजपा, क्या 3% वोट वो नहीं काटेगी? यदि वो काटी तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे 45-44% पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी भी लमसम उतनी जगह पे आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा की तरह दोनों के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा अंतर ना आए और सीटों में अंतर और मध्य प्रदेश आपका जो मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ज्यादा वोट ली, नहीं, भाजपा ज्यादा वोट मिला और कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि वोट ऑफ परसेंटेज वही 75 हिमाचल में भी हमने देखा फर्क कितना, और सीटों का फर्क कितना हो गया कि लगा कि अरे कांग्रेस तो जबरदस्त जीत गई। इसलिए ये कहना भी थोड़ा सा भी जरा आकलन मतलब कांटे की टक्कर हो सकती है। के विकास हमारे दर्शक हैं, दक्षिण भारत में भी लोग देखते हैं हमारा कार्यक्रम। विनोद शर्मा से मैं पूछ रहा हूं, विनोद, ये कांटे की टक्कर भी हो सकती है, ये गणित वही कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ेगी? जो आंकड़े कह रहे हैं, या तो कांग्रेस अगर बीच में ही अटकी 8-10%, 12%, तो एडवांटेज आप होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस कम पे रहती है तो बीजेपी को फायदा है, कांग्रेस बहुत बड़ा एक थ्रेशोल्ड लेवल पार कर जाए तो बीजेपी को फायदा देगी। देखो, मैं माफी चाहता हूं, यू आर रेंडरिंग अनटू सीजर व्हिच इज नॉट सीजर्स। आप कांग्रेस पार्टी अपने बारे में उतनी आश्वासित नहीं है जितने कुछ पैनलिस्ट हमको लग रहे हैं। उनका अपना व्यक्तिगत आकलन है फ्रॉम 0 to 5। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होके ये चुनाव नहीं लड़ रही, स्पोरेडिक लड़ रही है। स्पोरेडिक लड़ाई है, उसकी सीटों पर लड़ाई है, और जहां पर लड़ रही है वहां पर प्रत्याशी अपने दम पे लड़ रहे हैं, ज्यादा पार्टी के दम पे नहीं लड़ रहे, अपने दम पे लड़ रहे हैं जो चुनाव। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस अगर मजबूती से नहीं लड़ रही, और जहां जहां नहीं लड़ रही, और कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, कांग्रेस को देना चाहते, और आम आदमी पार्टी से वो छिटके हुए थे, वो वापस जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का। और मुझे एक मुस्लिम नेता ने, जो कि प्रचार के लिए जिसको अनुरोध किया आम आदमी पार्टी ने, तो उनका आकलन ये था, और वो बड़े टेरिबल आदमी है, तो कह रहे थे ब्रॉडली कंसोलिडेशन जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, माइनॉरिटीज का ब्रॉडली। और दूसरा, उन्होंने इस बात को माना कि अरविंद की सीट फंसी हुई है दिल्ली में, नहीं दिल्ली में। दो चीजें उन्होंने बताई, ईमानदारी वाली बात थी। तो मैंने कहा कि भाई कंसोलिडेशन क्यों है मुस्लिम्स का पक्ष में? कि भाई देखिए, कुछ वोट ऐसा है जो बीजेपी को हराना चाहता है, और उसके पास वो उसी पहलवान को वोट देगा जो मजबूत नजर आ रहा है बीजेपी के मुकाबले में। और आज भी बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पहलवान की तरह नहीं लड़ रही। 2-4 सीटें हैं जहां पर वो जीत सकते हैं। जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, तो वोट परसेंटेज भी वो उतना नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो जीत नहीं रहे हैं जिन सीटों पर, बहुत सी सीटों पर, तो फिर उनको वोट कौन देगा? कौन देंगे वोट? दलित और मुस्लिम वोट है ना उनका। आप यही कह रहे हैं ना कि दलित और मुस्लिम वोट पे उनका फोकस है। तो मुस्लिम वोट तो नहीं वोट डालेगा अगर वो वीकली लड़ रहे हैं, तो वीक तरीके से लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी में डेफिनेटिव हिंदू बायस है। वो कोई ऐसे मुद्दे पे प्रखर होकर नहीं बोलते जिस मुद्दे पे उनसे अपेक्षा की जाती है कि प्रखर होकर बोले। ठीक है, एक और सवाल आ रहा है विनोद, एक सेकंड। विजय सोनवणे हैं, हमारे दर्शक हैं, पुणे वासी हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और विजय है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में महिला वोटर्स का झुकाव जिस ओर होगा, जीत
उसी की होगी। ये महाराष्ट्र ने भी तय किया है, लाडकी बहन योजना ने कर दिया, झारखंड में मैया सम्मान योजना ने कर दिया, लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश में ये तय कर दिया। हमने महिलाओं की बात नहीं की है अभी तक। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी संदीप? जी, विजय त्रिवेदी जी, देखिए संदीप, महिला वोटर तो हमेशा से ही चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, और उसमें भी मैं फिर से कहूंगा कि वो यदि महिला वोटर को लाभार्थी के तौर पर देखते हैं तो वो मोटे तौर पर आज भी आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन इस चुनाव को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखना चाहिए। ये इतना जनरलाइज नहीं है जैसे आपने कहा, वो आपने बहुत अच्छी पूरी स्टडी की है। लेकिन 2015 का चुनाव के और 2020 में कांग्रेस के वोट और आम आदमी पार्टी के वोट को भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट से देखना थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि 2015 में 20 में वो 60% 55% पर आम आदमी पार्टी है और उसके पास कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि इस चुनाव में जो वोट है क्या वो किसके खिलाफ है। यदि अगर खिलाफ है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई वोट नहीं है। तो तय होना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितना वोट है, कितनी नाराजगी है। वो महिलाओं में भी हो सकती है, वो जनरल वोटर में भी हो सकती है, उस हिसाब से देखिए। इसलिए ये मत सोचिए कि वो पिछली बार 20% वोट, कांग्रेस को 20% वोट तो किसी हालत में नहीं मिल सकता इस चुनाव में। 10% पर भी वो आ जाती है तो भी मुझे हैरानी होगी। मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, और वो 8-10 सीटें हो सकती हैं, वो 5-7 सीटें हो सकती हैं, जिस पे जितनी ताकत से वो लड़ रहे होंगे वो करेंगे। और उसमें 2 सीटें महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें फराज सूरी वाली जो जंगपुरा सीट है और नई दिल्ली की सीट है संदीप दीक्षित की, गोपाल राय की भी सीट है। तो कुल मिलाकर 7-8 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लड़ रही है। तो उसका वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ने वाला नहीं है और सीट भी बढ़ने वाली नहीं है। अब बीजेपी के पास फायदा क्या है कि बीजेपी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं है ना इस बार। उसके पास आम आदमी पार्टी के वोट को अपनी तरफ लाना है, और मैं कह रहा हूं कि उसको आम आदमी पार्टी का वोट भी नहीं लाना, उसे वो 38 से 54% का जो वोट, 54% जो लोकसभा में है, उसे रिटेन कैसे कर सकती है। और ये सारी इसमें एक्सरसाइज है। एक अभी अननोन फैक्टर भी हो सकता है क्या विजय, वो है ये बजट में जो घोषणा हुई है। अभी हमें ये नहीं मालूम इसके असरात नीचे तक कितने गए हैं, जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। अब बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन असर जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली एक अपने आप में मिडिल क्लास शहर है। सिटी स्टेट जो है उसमें 40% के करीब करीब मिडिल क्लास वोट है। तो वो मिडिल क्लास का एक मोटे तौर पर, और वो मिडिल क्लास वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही है ओरिजिनली। वो वहां से बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गया था, और इसीलिए वो बार बार नरेंद्र मोदी के पास आ जाता है। तो उसको इधर शिफ्ट करने में, मूव करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पर उसमें एक लाभार्थी जाति भी आती है, विनोद अग्निहोत्री, और एक लोग जो चुप बैठे रहते हैं। ये पिछले 2-3 चुनावों ने आप जैसे पत्रकारों का, मेरे जैसे पत्रकारों का, विश्लेषकों का थोड़ा बुरा हाल भी कर रखा है। वो चुपचाप जो लोग बैठे रहते हैं, जो हवा दिखती है, हवा कुछ कह रही है और अंदर खाने कुछ और हो रहा होता है। एक जो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, वो चुप्पी और ये लाभार्थी जाति और इसमें महिलाओं का पुट, इसे कैसे आंक रहे हैं आप दिल्ली के संदर्भ में? अनम्यूट कीजिए। देखिए, चुप्पी, महिला और लाभार्थी, ये जो तीनों फैक्टर आपने बताए, इनको ध्यान में रख करके ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। मेरी जानकारी जो है, जो मेरी बीजेपी के नेताओं से बात हुई, कि बीजेपी ने 54 सीटों पर फोकस किया है सबसे ज्यादा। 16 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीजेपी मान के चलती है उनके लिए जीतना मुश्किल है, इसलिए उनको उसने, चुनाव लड़ रही है वहां भी, लेकिन उसको उसने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा। 54 सीटें उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। उन 54 सीटों में ये नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी भी शामिल है, ये बता दूं आपको। अब जैसे ग्रेटर कैलाश की सीट है सौरभ भारद्वाज वाली, वो आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है, जो कि वहां पर काफी बेहतर तरीके से लड़ रहा है। ऐसी कई सीटें हैं जो 16 में है। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों का यह मानना है, जिनसे मेरी बात हुई, कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां 15 से 16-17% तक बीजेपी का एज है, और ऐसी ही करीब 18-20 सीटें हैं जहां इतना ही एज आम आदमी पार्टी का है। यानी 40 सीटों में मामला लगभग डिसाइडेड है।
उनका मानना है कि 2-3% ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाकी जो 30 सीटें हैं सारा खेल उन सीटों पर है और इसलिए पूरा फोकस उन सीटों पर है। उसी में ये लाभार्थी का फोकस भी है, उसी में महिलाओं का भी फोकस है और उसी में चुप्पा वोटर का भी फोकस है। कुल मिलाकर ये रणनीति दोनों पार्टियों की है। कांग्रेस की रणनीति से हम सब सहमत है कि वो गिनी चुनी सीटों पर 15 से 20 सीटों पर जोर लगा रही है और उसकी कोशिश है कि अपनी सीटें जितनी कुछ निकाल सके, खाता खोल सके। हाँ, संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे जो दिल्ली के नेता है, उनकी कोशिश है कि कांग्रेस की इतना वोट परसेंटेज आ जाए जिससे आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर रह जाए और फिर कांग्रेस एक प्लेयर बन सके। लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो चाहती है कि कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी आए, कम सीटों से आए, कम वोटों से आए, लेकिन बीजेपी ना आए, क्योंकि उससे उनका नेशनल नैरेटिव जो है बिगड़ता है। कुल मिलाके 5 तारीख को होने वाले चुनाव में तीनों दलों की ये रणनीति है। ये कांग्रेस का हाल फिर वो ना हो जाए, आदेश की ना खुदाई मिलाना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, कि इतना भी नहीं लड़ना कि अरविंद हार जाए, एक कह रहे हैं इतना लड़ना अरविंद को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दें। ये तो, इसमें मुझे कोई रणनीतिक क्लैरिटी तो दिख नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विनोद जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ खोने के लिए आज नहीं है। 2 टर्म से उनकी जीरो आ रही है। उनके पास जो कुछ है पाने के लिए। दूसरा, अगर 3 राज्यों के नेताओं से राहुल गांधी कन्विंस नहीं होते तो, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी रैलीज में अरविंद केजरीवाल पे हमला किया है, शीशमहल की बात करी, शराब घोटाले की बात करी, सिसोदिया को कहा कि आर्किटेक्ट थे शराब घोटाले के, तो जो उनका एग्रेसिव अटैक है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, बशर्ते कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बशर्ते कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने उनको फ़ोन करके ये कहा कि आप थोड़ा भाषा का संयम रखिए, इस बात का लिहाज कीजिए कि नहीं हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी ने बड़ा शार्प अटैक किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो दिल्ली की जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप है उन दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है। नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है और अपना खोया हुआ वोट पाना है। हमें इस बात से खुश नहीं होना है कि हमने बीजेपी को रोक दिया और दूसरी पार्टी जीत गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीरो है। इस बार पिछले 2 टर्म के चुनाव को छोड़ दूं तो पहली बार कांग्रेस पार्टी की सोच में ये बदलाव आया है। हाँ, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दरअसल इसके तार जुड़े हुए हैं पंजाब तक। अब ये समझ में आएगा 8 तारीख को कि क्या स्ट्रैटेजी कामयाब हुई या नहीं हुई, लेकिन टॉप लीडरशिप में और दिल्ली कांग्रेस में पूरा कोऑर्डिनेशन है और पूरी स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा कैंपेन चलाया गया है। आज आखिरी दिन था प्रचार का और वो सीटें चूज की गई जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, जहां उनका वोट शेयर और वोट दोनों बढ़ सकती हैं और जहां लीडरशिप के जाने से प्रभाव पड़ सकता है। वो तो ऐसा नहीं मानता मैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि दोनों में फर्क है और दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। राकेश, पर हम आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए भी ये दरअसल नाक की लड़ाई है। वो जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, नादान सा चेहरा बनाकर जो चिढ़ाते हैं अरविंद केजरीवाल पोस्टरों के जरिए बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, वो एक चिंता का सबब है ना। जैसे विनोदी कह रहे थे, भाई आप पूरा देश तो जीत गए, देश का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी एक प्रेस्टीज फाइट है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर चुनाव को प्रतिष्ठा के साथ ही लड़ती है, लेकिन उस प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा उनके आगे बड़ी हो जाती है। इस बार अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, उनकी साख पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है। उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हाँ, हम आगे जा सकते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा जो बार बार बात आ रही है, आदेश सही कह रहे हैं कि कांग्रेस में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के लोग कितने समय तक बलिदान देते रहे अपने केंद्रीय नेतृत्व की खुशी के लिए। कांग्रेस में इस बार परिवार लड़ रहा है जो गांधी परिवार से ज़्यादा अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, और वो परिवार अपने लिए लड़ रहा है। अपने लिए इसलिए लड़ रहा है कि 15 में बलिदान दिलवाया गया, 20 में बलिदान दिलवाया गया। यदि वो बलिदानी ही बने रहे तो आगे तो उनकी राजनीतिक विरासत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो लड़ रहे। चाहे मंगत राम सिंघल के बेटे हों, चाहे जेपी अग्रवाल के बेटे हों, चाहे अरीबा हो ओखला से, चाहे देवेंद्र यादव हों आपके वहाँ से, या संदीप दीक्षित हों, ये सब लोग
अपने साख के लिए लड़ रहे, ऐसे में तो उनकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस का परिवार लड़ रहा है और जिस प्रतीक्षा मुस्तैदी से लड़ मिश्रा, रहा है। ये पिछला सवाल लीजिए। प्रतीक्षा का जो सवाल है वो कह रही हैं कि एक बड़ा तबका है दिल्ली में, वो खामोशी से सब देख रहा है। दरअसल अभी हम साइलेंट वोटर को फिगर इन कर पाए हैं क्या? मैं भी दिल्ली में गया, एक वोकल क्लास मुझे बहुत दिखी और बहुत से लोग बताने को तैयार नहीं, हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी। भारत में दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां 15% स्विंग वोटर है। बाकी किसी राज्य में इतना बड़ा वोटर नहीं है। बाकी राज्यों में तो मन बना के चलते हैं कि हमको इसको वोट देना है। 2-4% होते हैं जो स्विंग वोटर होते हैं, माहौल देख के वोट करते हैं। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 15% और स्विंग वोटर जहां है। पर हमने एक क्लैरिटी और देखी है अबे भाई, कि लोकसभा में हम बीजेपी को देंगे सीधा 54% पर उनका वोट बैंक आ जाता है, और विधानसभा में हम आम आदमी पार्टी को देंगे सीधा 54%, वो वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो स्प्लिट ऐसी क्लैरिटी और जगह कहीं नहीं और जगह नहीं देखी गई। हाँ। इससे ये भी लगता है कि शायद दिल्ली में जो स्विंग वोटर है वो बहुत कम है, लोग पहले से मन बना लेते हैं, मतलब इस चीज लगता है। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की पराजय केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हुई है, वो 3 चुनाव कांग्रेस के खिलाफ भी आ रही है सीधा निश्चित। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय, जो ऐतिहासिक पराजय का सिलसिला है, उसका कारण स्ट्रक्चरल है। ये पार्टी अपने आप को समाज में आए परिवर्तनों, संख्यात्मक परिवर्तनों, डेमोग्राफिक चेंजेस के मुताबिक बदलने के लिए तैयार नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती आई। ये कहना केवल केजरीवाल की वजह से हार गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन, बाकी जो लीडर्स थे, विजय गोयल, उनको साइडलाइन करके कभी किरण बेदी को ले आना, दिल्ली में फिर मनोज तिवारी पर दाव खेल मेरा देना। कहना यह है कि दिल्ली में जो पूर्वांचली उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने जो अपना दबदबा बनाया है वोटरों में, वो लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हो सकता है लोकसभा में मानते लेकिन हैं, लोकसभा में तो मानते हैं, नहीं, लोकसभा में मानते हैं, लेकिन विधानसभा की संदर्भ में बात, लोकसभा संदर्भ में लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एकदम है। उससे भ्रम फैलता है बेकार में। विधानसभा में वो लोग भाजपा को अपनी पार्टी मानते ही नहीं। तो मतलब विजय, जो यहां पर अभय दुबे कह रहे हैं कि बीजेपी की एक बड़ी समस्या विधानसभा चुनाव में यह है कि वो 32 से 38, वो जो बंधा है, 3 में से 1 आदमी इनका पक्का वोटर है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बिल्कुल ठीक है, अभय जी उसको सही समझ रहे हैं, लेकिन उसकी चाबी नहीं दे रहे ना अभय जी। भारतीय जनता पार्टी को भी इस ताले का बंद ताला समझ में आ रहा है। लेकिन एक और फर्क देखिए कि कांग्रेस ने तो अभी 14 तक सरकार में थे ना, वो 40% से 2008 के चुनाव से 4.3 पर पहुंच जाती है। और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के वनवास के बाद भी 38% पर है। तो इसका मतलब उसका वोटर ज्यादा मजबूत है किसी भी पार्टी के मुकाबले में। अब वो जो चाबी यदि अभय जी भारतीय जनता पार्टी को बता दें, जिसको मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो 54% वोट लोकसभा में जो है, वो उसको कैसे कितना सस्टेन कर सकती है विधानसभा में। 38 और 54 में से 16% में से यदि वो 8% वोट भी, मतलब आधा वोट भी ले आए, तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन वो चाबी अब मिल जाए तो ठीक है। ये आजकल डिजिटल लॉक लगा हुआ है, तो उसका नंबर मुझे पता नहीं है। हाँ, और जो लोग नाराज होकर छिटकते हैं 54 से जितना नीचे घटती है आम आदमी पार्टी विजय, उसमें से कितना पुट कांग्रेस के पास जाएगा? भाई कांग्रेस 4 से तो नीचे क्या जाएगी? कुल मिलाकर 3,95,000 वोट पड़े थे 2020 में, अब उससे नीचे तो क्या जाएगी? वो जितना बढ़ती है वो वोटर दरअसल क्या बीजेपी के पास जाने वाला था, ये भी एक सवाल होगा, या वो सीधा बीजेपी के पास ही जाता है? बिल्कुल, हम उस पॉसिबिलिटी को कैसे रूल आउट करें? जाएगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को मैं कांग्रेस को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर आज भी नहीं देख रहा इस चुनाव में। जो वोटर नाराज होगा उसका थोड़ा बहुत परसेंट कांग्रेस के पास जाएगा, लेकिन वो मोटा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। कांग्रेस को हम कुछ ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेटेड पार्टी के तौर पर मैं देख रहा हूं आज की तारीख। तो कमजोरी में कांग्रेस किसकी मजबूती बनेगी, ये भी तय करेगा 8 तारीख को कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।